I am Chandan Kumar. Welcome to all students in Paradox BSCB, the greatest way to the study. चलते हैं छात्रों, हमने पीछे पहला चैप्टर का सारा सेक्शन क्लियर किया। उसमें जितना भी जो पॉइंट है A to Z जो एग्ज़ाम में आने वाला है, जो सिलेबस में है आपका, ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ा, उसमें सारा चीज़ को कवर किया। आज हम लोग का जो चलने वाला है वो सेकेंड चैप्टर होगा, जो है प्रकाश का अपवर्तन। तो आज इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में जानेंगे। और इसमें और भी आप लोगों की इंटरेस्टेड होने वाली है। कभी भी आपने इसके बारे में जाना होगा कि कौन सी सघन माध्यम है, विरल माध्यम किसको कहते हैं, कन्फ्यूजन होती होगी कि इसमें प्रकाश की चाल कैसा होगा, क्यों, कैसे ज़्यादा होगा, कैसे कम होगा। अगर तो आइए हम लोग के साथ जुड़िए और हमारे साथ मिलकर आज सीखिए एकदम लर्निंग वे और ईजीएस्ट वे में। तो चलते हैं। सबसे पहला चीज़, प्रकाश का अपवर्तन, ये होता क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन अगर कहा जाए, अर्थात यहीं पे छुपा हुआ है प्रकाश का अपवर्तन, अर्थात यहाँ भी परिवर्तन होना शुरू होगा। ये यहाँ से आ रहा है परिवर्तन, अर्थात प्रकाश का क्या होगा, परिवर्तन होगा। हमने बताया था फर्स्ट चैप्टर में बताया कि अगर प्रकाश एक माध्यम में आ रहा है तो उसी माध्यम में लौट जाएगा, अर्थात परावर्तन के लिए कितना माध्यम था, एक ही माध्यम था। लेकिन यहाँ पे हम ये बताएंगे कि परावर्तन के लिए माध्यम का कितना होना जरूरी है, दो माध्यम होना जरूरी है। अगर दो माध्यम है इसका मतलब ये क्या होगा, परावर्तन नहीं, यहाँ पे अपवर्तन होगी। और हम लोग जो इस चैप्टर में बात करने वाले हैं वो मेरा अपवर्तन ही चैप्टर है। तो चलते हैं इसमें पॉइंट पे। फर्स्ट हम लोग का आता है प्रकाश के अपवर्तन किसको कहते हैं। ये प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो प्रकाश जो होता है ये किरणों का एक समूह है जो क्या करता है, पारदर्शी माध्यम, अर्थात माध्यम जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, पारदर्शी। चाहे आप जिस माध्यम की बात कहें, माध्यम एक नहीं बहुत सारी हो सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमको लेना है पारदर्शी माध्यम। अर्थात प्रकाश का जो होगा एक किरण पार कर सके किससे, जो चीज़ माध्यम ले रहे हैं उसमें। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर वो क्या होता है, एक अविलंब जो होता है उसको मुड़ जाता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कैसे मुड़ता है, कैसे जाता है। अभी समझिए बस कि प्रकाश का जो किरण होता है एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में गया तो वो क्या होती है, मुड़ जाती है। और इस मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश का अपवर्तन के लिए भी ने बताया कि कितना माध्यम होना जरूरी है। तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए दो माध्यमों का होना जरूरी है, जिसमें एक एग्जाम्पल के तहत यहाँ पे बताए हैं कि ये ग्लास है और ग्लास से क्या कर रही है, एक किरणें जा रही है। यहाँ पे एक ग्लास है जहाँ से ग्लास से किरणें जा रही है, ये हमारा ग्लास है, और एक शीशा जिससे किरणें यहाँ से होकर जा रही है। जब ये शीशा यहाँ से होकर किरणें जा रही तो शीशा में प्रवेश करती है, तो अर्थात सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, ये ऐसे मुड़ा और फिर यहाँ से बाहर निकला। अर्थात ये जो मुड़ रहा है, इसी मुड़ने की घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जैसे हम बताएं कि ये जो हमारा एक लेयर सरफेस हो गया, ये हमारा फर्स्ट माध्यम है और ये हमारा सेकेंड माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरणें जो होती है फर्स्ट माध्यम से सेकेंड माध्यम में आती है तो ये सीधे नहीं निकल कर क्या होता है, मुड़ जाती है। और यही मुड़ने की घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यहाँ पे ये जो बीच का जो साइन होता है हम लोग का, इसको अभिलंब कहा जाता है। तो आगे हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, कैसे जानेंगे कि सघन माध्यम है या विरल माध्यम है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल होगी क्या होगी, ये आगे हम लोग बताएंगे। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ऊपर स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण। अर्थात आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि आप गए होंगे कभी होटल में खाना खाने, जिसमें आपने देखा होगा कि रसगुल्ला जो होता है वह रखा हुआ होता है एक प्लेट में जिसमें रस होती है, और वो रसगुल्ला छोटा सा रहता है लेकिन दिखता है बड़ा। तो वहाँ पे हम बता सकते हो किसके कारण होता है, तो रसगुल्ला जो आपको दिखलाई दे रहा है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। दूसरी बात कि अगर हम किसी वस्तु को रखते हैं, जैसे यहाँ पे ये सिक्का रखा हुआ है, क्या है ये सिक्का रखा हुआ है, जब कोई व्यक्ति यहाँ से इसको देख रहा है तो प्रकाश सीधी रेखा में पार कर रही है, सीधी रेखा। आप इस परिवर्तन से जानेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में जाती है या वो मुड़ती भी है जब माध्यम चेंज होता है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जब सीधी रेखा में, जब यहाँ पे वायु थी, मतलब
कि ये जो ग्लास है उसमें पानी या कोई भी दूसरा चीज नहीं था, तो ये प्रकाश सीधी रेखा में आ रही थी अर्थात सिक्का यहाँ पे दिख रहा था। लेकिन जैसे जैसे इसमें हम पानी डालने लगे, यहाँ से जैसे जैसे हमने इसमें पानी डाला तो देख रहे हैं कि जो सिक्का है वो उठ के कहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस जगह पे दिखाई दे रहा है। अर्थात ये जो व्यक्ति है यहाँ से इस चीज को ऐसे देखता, लेकिन ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अर्थात ये आने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ पे दिखाई देती है, ये तो तल में रखा जो सिक्का होता है वो अपनी वास्तविक ऊंचाई से क्या होता है, ऊपर दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो यहाँ से वही चीज है कि प्रकाश की जो होता है जितना ऊंचाई होना चाहिए उससे अधिक ऊंचाई दिखाई देता है। यह किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आपने देखा होगा कि सूर्य जो होता है वह सूर्य उगने से कुछ देर पहले दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? तो यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य जो होता है वह क्षितिज के पास होता है। क्षितिज कहने मतलब क्षैतिज रेखा। सूर्य जो होता है यहीं पे होता है, लेकिन क्या होती है कि जब हम पृथ्वी पे हैं और ये हमारा क्षितिज है, अर्थात पृथ्वी के समांतर रेखा को क्षैतिज कहते हैं ये, तो जब इसके पास होता है तो यहाँ से ये क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। और वायुमंडलीय अपवर्तन होने के कारण जो सूर्य यहाँ पे वो दिखता है कहाँ पे, यहाँ पे। इसलिए सूर्य उगने से पहले और डूबने के बाद 1 या 2 मिनट क्या होता है, दिखाई देता है। अर्थात सूर्य अगर डूब गया इसका मतलब सूर्य डूबने के जस्ट 2 मिनट बाद भी हम सूर्य को देखते हैं और उगने से पहले भी सूर्य को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ हम बताते हैं कि सूर्य का दिखाई देना 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे पॉइंट को, जिसमें हम ये बताने वाले हैं ये स्लाइड जो है और एग्जाम्पल क्या क्या है और क्या क्या विशेषता है। नेक्स्ट हम लोग का है अलग अलग माध्यम में अलग अलग अपवर्तन होती है। तो किसके कारण होती है? जब कभी आपने देखा कि अलग अलग माध्यम चेंज करे, अर्थात वायु माध्यम एक है और अलग अलग माध्यम मेरा जल हो गया और कांच हो गया, साथ में बहुत सारी माध्यम ले सकते हैं। जल के जगह पर आप एल्कोहल ले सकते हैं, बेंजीन ले सकते हैं, जो भी माध्यम है, हीरा ले सकते हैं, ये सारी माध्यम है। लेकिन एक माध्यम हम लोग का होता है जो निश्चित होता है, क्या होता है? निर्वात या शून्य। निर्वात किसको कहते हैं? आज तक आपने नहीं जाना होगा, लेकिन जीवन में जानिए कि क्या होता है। अगर इसको तोड़ रहे हैं निर्वात को, तो ये नी और बात होता है। क्या होता है? नी और बात होता है। और समझिए यहाँ पे इसका मतलब होता है हवा और बात, और नी मतलब होता है नहीं, अर्थात वह जगह जहाँ पे कोई हवा नहीं हो क्या कहलाता है? निर्वात होती है हम लोग का। तो जहाँ पे कोई हवा नहीं है, कोई वायुमंडल नहीं है, अर्थात वह निर्वात हुआ। निर्वात और शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। एग्जाम में अगर मान लीजिए कि यह इस तरह से नहीं दिया हो तो इस तरह से भी दे सकता है। कैसे? आप देखिए, अगर ये हम लोग इसको पावर में लिखेंगे, इसको अगर पावर में लिख रहे हैं तो पावर का क्या होगा? तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 लाख। देखिए अगर इसको पावर में लिखना होगा तो हम इस तरह से लिखते हैं 3 इंटू यहाँ पे कितना है, 2 4 1 5 शून्य है, अर्थात 5 लिखेंगे। और ये किलोमीटर प्रति सेकेंड है, अर्थात किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर इसको और चेंज करना होगा, हमको किलोमीटर को मीटर में चेंज करना होगा, तो आपको मालूम होगा 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। तो 1 किलोमीटर में हम लोग को 1000 मीटर होता है। और इस चीज़ को लिख सकते हैं 10 के पावर 3, अर्थात ये पूरा का पूरा हमारा क्या बनेगा, 10 टू दी पावर 5 इंटू 10 टू दी पावर 3। आपने पढ़ा होगा मैथ्स में कि जब आधार समान होता है तो पावर को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, अर्थात 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अर्थात अगर एग्जाम में तीनों ऑप्शन या तो ये दे दिया रहे, या इस तरह से दिया रहे, या इस तरह से दिया रहे, अर्थात मीटर प्रति सेकेंड में रहेगा तो ये इतना होगा, अगर किलोमीटर प्रति सेकेंड रहेगा तो इतना होगा, और सीधे ये बोला जाएगा तो इतना होगा। तो हमने बताया कि अभी निर्वात जो होता है क्या होती है, उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी। इसी तरह से जल में जो प्रकाश की चाल होती है वह 2.25 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अर्थात हमने अभी बताया इसके बारे में कि ये हम लिख सकते हैं इस तरह से 2.25 इंटू 10 टू दी पावर 8। अगर यहाँ पे 8 दे रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अगर इसी चीज़ को हमको लिखना होगा किलोमीटर में तो ये 3 हटा देंगे, अर्थात 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अगर इसी चीज़ को हमको इसके रूप में लिखना होगा तो ये यहाँ पे हम 5 को हटाकर इसको जगह पे ऐसा लिख सकते हैं 2.25, तो ये 225 यहाँ पे पॉइंट नहीं होगी, 2.25। अब देखिए यहाँ 2 दशमलव को अगर हटा रहे हैं तो यहाँ से 2 को 0 क्या होगा,
खत्म हो जाएगा। इसका मतलब 3 जीरो बचा, अर्थात 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। आप लोग भी इस तरह से बना सकते हैं। आगे जो होता है हम लोग का, ये हमारा जल में हो गया। अब आता है हम लोग का कांच में, तो कांच में होता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, और 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड को आप पावर में लिख के दिखाइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। इसमें क्या कर रहा है कि नोट में देखिए कि जब दो माध्यम, एक माध्यम को विरल कहते हैं, दूसरे माध्यम को सघन कहा जाता है। जब दो माध्यम जो होता है वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरणें जाती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है, मुड़ती है या अभिलंब से दूर भागती है। जब दो माध्यम दिया हो, अर्थात एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, या तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, नहीं तो अभिलंब से दूर भागेगा। कब अभिलंब की ओर मुड़ेगा, कब दूर भागेगा, आइए हम लोग देखते हैं। जब यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि अभिलंब की ओर मुड़ने वाली, तो याद रखिए कि जब विरल माध्यम से कहाँ पे जाती है, सघन माध्यम की ओर जाती है। प्रकाश की किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब से क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अर्थात देखिए ये हमारा विरल माध्यम है, क्या हो गया, इसको बोलेंगे हवा। ये हमारा विरल माध्यम हवा हो गया। जब हवा से हम ये मान लेते हैं हमारा सघन माध्यम हो गया जल, ठीक ना। हवा से जब जल में जाएगा तो क्या होगा, ये अगर प्रकाश की किरण ऐसे जा रही थी तो ये क्या होती, यहाँ अगर मान लीजिए कि ये अभी जल नहीं है, नीचे वाला जो हमारा माध्यम है जल नहीं है, ये भी हवा है, तो क्या होता है, सीधी रेखा में निकल जाती। किंतु इसमें जल भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये सीधे नहीं निकलकर अभिलंब की ओर यहाँ पे मुड़ जाती है। अर्थात यहाँ जो मुड़ने की घटना है वो क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन। अर्थात जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आएगा तो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ये पॉइंट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि क्यों मुड़ता है, कैसे मुड़ता है। सोच तो सघन माध्यम में कैसे मुड़ेगा इसके बारे में बताएंगे कि चाल जो होता है अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल के साथ, अगर आप सघन, सघन कहने का मतलब समझिए सघन, अर्थात घन से समझिए कि वैसा एक घना जंगल है, और जहाँ पे घना जंगल की बात आती है स्वतः आप अगर उस जंगल में दौड़ कर जाते हैं तो स्वतः आपका क्या होगा, चाल कम जाएगी। अर्थात सघन माध्यम में क्या होता है, प्रकाश की चाल कम जाती है। और विरल माध्यम अर्थात वैसा माध्यम जहाँ पे कोई जंगल नहीं हो तो वहाँ पे क्या होगा, आपका चाल अधिक होगी। अर्थात विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। याद रखने के लिए आपको यूज कर सकते हैं कि घन मतलब यहाँ घना जंगल की बात कर रहा है। अर्थात जब घना जंगल की बात कर रहा था, जंगल में आप दौड़ के जाइएगा तो स्वतः आपका चाल क्या हो जाएगा, कम जाएगी। तो आपको मालूम हो गया होगा कि यहाँ पे सघन किसको कहेंगे और विरल किसको कहेंगे। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम जाती है, क्यों, क्योंकि उसमें जो होता है, ऐसे याद रखिए कि वह घना जंगल है और जंगल में हम लोग क्या कर सकते हैं, दौड़ के जाएंगे, इसका मतलब हमारा चाल कम जाएगा। और विरल माध्यम में इसका चाल अधिक होता है। अब आगे हम इसका व्याख्या करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है। आप लोगों को लग रहा है कि हाँ इसमें हम लोगों को कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो जुड़े रहिए हमसे और अपने साथ साथ अपने मित्रों को भी ये प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए कि यहाँ जो है तैयारी किया जा रहा है क्या चीज़ का, 2021 के लिए बेस्ट एग्जाम का। अर्थात आप लोग की मेहनत रंग लाएगी, जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट स्लाइड बोलता है यहाँ पे, ये जो है प्रकाश का अपवर्तन, इसमें व्याख्या करना है कैसे। अगर एग्जाम में आ जाए कि प्रकाश की अपवर्तन की व्याख्या कीजिए, तो हमने शुरू में बताया था फर्स्ट चैप्टर में, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर मेरा प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। उसमें बताया था कि हमारा एक समतल रेखा होता है जहाँ प्रकाश की किरणें आती है और फिर क्या होती है, लौट जाती है। प्रकाश के परावर्तन में इस तरह से बताया था। तो इसको हमने व्याख्या किया था कि इसको क्या कहते हैं। यह हमारा आपतित किरण था, यह हमारा जो है लौटने वाली किरण परावर्तित किरण, ये अभिलंब था, ये इसके बाद पढ़ने वाला जो बिंदु है आपतन बिंदु कहते हैं। उसी तरह अपवर्तन का भी कुछ न कुछ व्याख्या होता है, इसमें भी हम लोग व्याख्या करेंगे। अर्थात ये हमारा क्या हो जाए, एक मीडियम हो गया, यहाँ हम मीडियम कहेंगे। अब फर्स्ट मीडियम अपवर्तन के लिए कितना माध्यम होना जरूरी है, 2 माध्यम होना जरूरी है। पहला माध्यम ये हुआ, दूसरा माध्यम ये हुआ। अर्थात एक को मान लेते हैं हम वायु और दूसरी को मान लेते हैं जल। जब क्या होगा, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है।
जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कैसे? अभी हमने बताया कि चाल अलग होने के कारण, जिसका चाल जैसे इसमें प्रकाश की चाल अधिक था तो ये क्या हुआ, सीधा यहाँ से आ रहा था, लेकिन जल में प्रकाश की चाल कम होने की वजह से ये सीधा नहीं निकल कर क्या होता है, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसका चाल क्या हो गया, कम गया। और जैसे जैसे व्यक्ति की चाल कमेगा, अर्थात हवा ऐसे जा रही थी और लेकिन आगे पता चला कि उसको क्या हुआ, उसका चाल कम गया, तो इसका अपोजिशन लगना चालू हो जाता है और यह क्या होता है, अभिलंब की तरफ मुड़ना शुरू कर देता है और ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। यहाँ से इसको अभिलंब खींचेंगे हम तो इस तरह का ये खींचाएगा ऐसे। अर्थात अगर वायु, ये माध्यम हमारा वायु है, ये भी वायु रहता तो ये सीधे निकल जाता प्रकाश की चाल, लेकिन वायु नहीं होने की वजह से अभिलंब की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है। यहाँ पे अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। तो हम बता सकते हैं इसमें इस पॉइंट को, ये अभिलंब की तरफ, ये हमारा अभिलंब है, ये सीधा नहीं निकल कर क्या होती है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। तो आने वाली किरणों को क्या कहा जाता है, आपतित किरण, और फिर यहाँ से जो ये किरण मुड़ेगी इस तरह से, इसको कहा जाता है अपवर्तित किरण। और ये जो हमारा पॉइंट होता है यहाँ से यहाँ एक लंब खींचे हुए, इसी को क्या कहा जाता है, अभिलंब कहा जाता है। ये आपने क्लियर कर लिया होगा इसको क्या क्या चीज कहते हैं। तो प्रकाश की अपवर्तन जो होता है उसका क्या व्याख्या है, यहाँ हमने बताया इसके बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे जिसमें हम बताएंगे कि आगे क्या पॉइंट है। हाँ, इसमें आपको मजा आने वाला है और सीखिए बेहतर क्या होगा इसमें। इसमें हम बता रहे हैं कि ये जो हम लोग का पॉइंट है, ये बोल रहा है कि अगर प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभी हमने आपको बताया कैसे वो मुड़ती है, सो देखिए। लेकिन ये चीज यहाँ पे हमने क्या किया है, दे दिया है। इस चीज के बारे में आपको विशेष जानकारी मिलेगी और आप लोग बेहतर समझेंगे एक छोटी सी और इजीएस्ट वे में। कैसे यह आपतन कोण बड़ा होगा अपवर्तन कोण से। जैसे माने कि ये सतह हमारा, इस पर प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में आई और क्या हो गई, अगर ये माध्यम हमारा वायु रहता है तो ये सीधे निकलता, लेकिन माध्यम चेंज होने की वजह से ये क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अर्थात सीधा नहीं आकर ये क्या होगा, ऐसे मुड़ जाएगा। बीच का ये जो भाग हम लोग का होता है ये अभिलंब कहलाता है। तो यहाँ आपतित किरण, ये हमारा आपतित किरण हो गई, ये हमारा अपवर्तित किरण यहाँ जो आ रही है इसको अपवर्तित किरण कहेंगे। देखते हैं हम कैसे ये मुड़ती है। सो तो यहाँ के ये दोनों के बीच अर्थात अभिलंब, फर्स्ट चैप्टर में मैंने इसके बारे में विशेष जानकारी दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा फर्स्ट वीडियो जाकर देखिए, वहाँ पे इसके विशेष में और जानकारी प्राप्त कीजिएगा। जैसे कि आपने पढ़ा था समतल दर्पण में, वहाँ परावर्तन के बारे में, लेकिन यहाँ अपवर्तन होता है। मैंने बताया था उस जगह पे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण कहलाता है आपतन कोण, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण। इसको अपवर्तन कोण को आर से डिनोट किया जाता है। तो देखिए ये कैसे हम यहाँ पे लिखे हैं कि आपतन कोण जो होता है आई, वह बड़ा होगा किससे, आर से। एग्जाम में ये पूछ सकता है, इसलिए इसको नोट कीजिए और दिमाग में बना के रखिए, क्योंकि इस बार जो है ऑब्जेक्टिव की संख्या ज़्यादा होगी। और क्या कीजिए, आप नोट्स से अलग अलग जो है ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट निकालिए। तो हमने बताया कि आई ग्रेटर आर कैसे हो सकता है। देखिए अगर ये हमारा वायु होता, जल नहीं होता, तो ये यहाँ पे जाता है ऐसे, ये सीधे निकलता, तो ये कोण और ये कोण इतना बनता। लेकिन ये क्या हुआ कि ये जो कोण था यहाँ पे सीधे नहीं निकलकर नीचे मुड़ गई, अर्थात इतना ही कोण ये बना रहा है, और इतना ही कोण बना रहा है, तो इतना कोण क्या हो गया, घट गया। अर्थात इसका कोण का मान क्या हो गया, कम गया। जब कोण का मान कम गया तो इसका मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अर्थात जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब अभिलंब की ओर मुड़ेगी तो वहाँ आपतन का कोण क्या हो जाएगा, बड़ा, और अपवर्तन का कोण छोटा। नेक्स्ट हम चलते हैं पॉइंट की ओर। जब यह प्रकाश की किरण, अभी हमने बताया विरल से सघन में जाता है, किंतु जब कभी सघन से विरल में जाए, अर्थात कोई वस्तु हमारा क्या है, पानी में रखा हुआ है, ये हमारा क्या है, पानी है, और पानी में कोई वस्तु रखा हुआ है, तो इससे प्रकाश की किरणें क्या होगी, निकलेगी। और जब प्रकाश की किरणें निकलेगी तो क्या होगा, इस तरह से यहाँ पे आएगी, और आने के बाद ये यहाँ पे क्या होता है, इसमें जल में प्रकाश की चाल कम होती है। जब कम होती है तो ये सीधी रेखा में जा रही थी,
किंतु अगर यही ऊपर जल रहता, ये माध्यम चेंज नहीं होता, यहाँ पे वायु नहीं होती, ये जल रहता, तब तो ये सीधी रेखा में क्या होती, निकल जाती। किंतु ये जल नहीं है, क्या है, वायु है। अर्थात जब इस यहाँ पे हम बात करें तो ये जो हमारा पॉइंट है अभिलंब इस पर खींचा जाएगा, तो ये इसका प्रकाश की चाल धीमी रेखा में ऐसे जा रही थी, लेकिन जैसे ही जल से किस में गई, वायु में, वो क्या की, तेजी से गति की, और गति करने के बाद क्या हुआ, यहाँ जैसे ही निकलती है, निकलने के बाद वो फास्ट भागती है। ऐसे क्या होता है, वो फास्ट भागती है। अर्थात अभिलंब जो हम लोग खींचे हैं, अभिलंब से क्या होता है, वो दूर भागता है। जब कभी सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता नहीं है, अभिलंब से दूर भागता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। अर्थात यहाँ से आने वाली किरणें थी, वो क्या होता है, अभिलंब से दूर भागता है। जब अभिलंब से दूर भागेगा तो क्या होगा उस समय, एंगल, तो यहाँ पे अभी हम बता रहे हैं उसमें एंगल क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। ये देखिए आप, यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है वो ये एंगल है। अर्थात आपतित किरण यह आ रही है, अभी जल से आ रही है, अर्थात आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, और ये अपवर्तित किरण यहाँ पे अपवर्तित हो गई, और ये अभिलंब, इसके बीच जो बना कोण होता है ये हमारा क्या कहलाएगा, ये अपवर्तन कोण होगा। तो ये बताइए कि ये एंगल बड़ा है या ये एंगल बड़ा है, तो जवाब आएगा सर यहाँ पे जो हम लोगों को पॉइंट है ये एंगल छोटा होगा और ये एंगल बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि ये क्या है, अभिलंब से दूर भाग रहा है, जैसे जैसे दूर भागेगा अभिलंब से ये एंगल जो है बड़ा होते जाएगा। अर्थात ये हम कहेंगे यहाँ पर कि जब कभी सघन से विरल में जाती है प्रकाश की किरणें तो उस समय आपतन का कोण जो होता है क्या होगा, छोटा, और अपवर्तन का कोण बड़ा होगा। यही चीज यहाँ पे लिखे, आपतन का कोण छोटा होता है और अपवर्तन का कोण बड़ा होता है। आपको मजा आया होगा पढ़ने में, ऐसा मुझे विश्वास है। आगे की तरफ चलते हैं। अगर अच्छा लगता हो तो इसमें आप बता सकते हैं, वो जो भी चीज़ पूछना है कमेंट बॉक्स पे जाइए, कमेंट कीजिए और पूछिए कि हाँ सर यहाँ पे हमें समझ नहीं आया, ये चीज़ बताइए, फिर से हम उसके बारे में डिटेल्स देंगे। अगर आप मेरा वीडियो को देखना चाहते हैं कि हाँ सर का वीडियो फिर से देखें तो पीछे जाइए, उसको फिर से रिकैप कीजिए और फिर देखिए। चलते हैं और समझिए इसके बारे में। नेक्स्ट हम लोग का है पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन किसको कहते हैं, और इससे रिलेटेड आपको एक एग्जाम्पल देंगे। जैसे आपने घरों में देखा हुआ खिड़कियां और दरवाजा होता है, उसमें शीशा लगा हुआ होता है, तो वो शीशा जो होता है वो पतला लगा हुआ होता है, मोटा क्यों नहीं लगाते, क्या कारण हो सकता है कि घरों में हम जो शीशा लगाते हैं वह मोटा नहीं होता है। तो वहाँ हम लोग का यह यूज होगा पार्श्विक विस्थापन, यहाँ पे यूज होगा पार्श्विक विस्थापन। अर्थात ये कहा जाता है पार्श्विक विस्थापन के बारे में होता क्या है, तो पार्श्विक विस्थापन जो होता है आपतित किरण और निर्गत किरण। निर्गत किरण किसको कहेंगे, जो निकलने वाली किरण होता है। जैसे यहाँ पे हम समझेंगे किसको निर्गत किरण कहेंगे। ये हमारा एक ऐसे लाइन है खींचा हुआ, ये जब इस पे किरणें आती है इस रेखा पे, और ये हमारा अभिलंब होता है, तो ये क्या होता है, इस तरह से यहाँ से निकल जाती है ऐसे यहाँ, और इस माध्यम में जब आएगी तो एक माध्यम यहाँ पे ये जल था जिसमें रखा हुआ, और जल से फिर निकल के कहाँ जाएगी, यहाँ ग्लास जो था शीशा के, ये ग्लास, अभी हम यहाँ पे ग्लास के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, ग्लास है, ये हमारा क्या है, एयर है। अर्थात ये जो होता है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, सीधा निकलेगी तो यहाँ पे ऐसे निकल सकती है, ये सीधा। अगर यही हमारा एयर, यहाँ भी एयर होता तो ये सीधा निकल जाता ऐसे। किंतु क्या हुआ कि ये जो है शीशा अर्थात माध्यम चेंज हो गया तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, और मुड़ने के बाद ऐसे निकलता है। यहाँ आने के बाद ये जो पॉइंट है हम लोग का, यहाँ आने के बाद क्या होता है, आगे की तरफ ये ऐसे मुड़ता है और फिर चला जाता है सीधे। तो जब ये लाइन हम लोग का यहाँ पे आएगा तो ये फिर क्या होगा, यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे टकराकर फिर इधर से होके ऐसे जाएगा। अर्थात ये दोनों के बीच ये निर्गत किरण हुआ, आने वाला किरण आपतित किरण, ये लंब की ओर मुड़ गया, अपवर्तित हो गया, और फिर ये सीधी रेखा में ऐसे निकल गया। अर्थात कांच से निकल रहा है, जब निकल रहा है मतलब निर्गत किरण बोलेंगे, तो ये सीधी रेखा में ऐसे निकल रहा है। तो ये जो निर्गत किरण, आने वाली किरणें, अगर ये भी हमारा क्या रहता, सेम माध्यम क्या रहता, हवा, तो ये सीधा रेखा में ऐसे निकलता, तो ये निकलने वाली किरण यहाँ पे आती, लेकिन क्या हुआ, माध्यम चेंज होने की वजह से ये यहाँ आके निकल रही है। अर्थात ये दोनों के बीच का जो दूरी होता है, दूरी करने का मतलब जो समांतर रेखा, अगर इसी को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, देखिएगा थोड़ा आगे हम लोग इसके बारे में बताएंगे। जैसे इस रेखा को हम अगर पीछे की तरफ बढ़ाते हैं ऐसे,
तो ये क्या होगा, एक दूसरे के जस्ट लग रहा है कि समांतर है, और दो समांतर रेखाओं को कहीं से भी खींचिए तो ये जो दूरी होता है लंबवत दूरी ही होगा। अर्थात ये आपतित किरण, आने वाली किरण, और ये निर्गत किरण, निकलने वाली किरण के बीच के जो विस्थापन होता है, लंबवत विस्थापन, उसी को क्या कहा जाता है, पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। अब हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है जो आपके लिए बेहतर होगा और एग्जाम की दृष्टि से, आपतन कोण के मान बढ़ाकर पार्श्विक विस्थापन क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो था ऐसे इस पॉइंट को पहली जो है बार हम क्या कर रहे हैं, इसमें ये हमारा अभिलंब हुआ, यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही थी, माध्यम चेंज होने की वजह से क्या हो गई, ये इस तरह से मुड़ गई, मुड़ने वाली किरण अपवर्तित किरण, और फिर क्या हो गई, जब मुड़ने के बाद फिर निकलती है तो इस दिशा की ओर निकलेगी। यहाँ पे जो एंगल होता है ये हमारा अभिलंब हुआ और ये हमारा आपतित किरण हुआ, दोनों के बीच के एंगल को क्या कहेंगे, तो ये अपवर्तित किरण होता है। और ये हमारा यहाँ से ये पॉइंट ऐसे देखे तो अपवर्तित किरण, और इसको बोलेंगे आपतित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो निकला, तो इसको अगर ये हम लोग का वही माध्यम रहता जिस माध्यम में ये यहाँ पे है, ये वायु है, तो ये भी वायु रहता, किंतु यहाँ शीशा हो गया, इसलिए यहाँ मुड़कर फिर यहाँ निकल रहा है, तो दोनों के बीच ये विस्थापन हुआ। किंतु जैसे जैसे इसका मान, अर्थात ये आपतन कोण की मान को बढ़ाते रहेंगे, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोग देखेंगे यहाँ पे, एक मिनट रुकिए, इसको हम देखेंगे यहाँ पे कि जैसे जैसे हम मान बढ़ाते जा रहे हैं क्या होगा, इस पर प्रभाव पड़ने वाला है। यहाँ पे देखिए, वहां हमने एंगल रखा था ऐसे, अब थोड़ा क्या करेंगे, हमारा अभिलंब हुआ, इस एंगल को इस तरह से रखते हैं ऐसे। देखिए क्यों, क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है इतना ही एंगल बन रहा है, और यहाँ एंगल बनाएंगे कुछ ज़्यादा, ये इस एंगल को, ये जो इतना एंगल बन रहा है उस एंगल से कहीं ज़्यादा, अर्थात इस एंगल से इतना से ज़्यादा इतना बनाए, अर्थात आपतन कोण को क्या किए, हम बढ़ा दिए। जब आपतन कोण को बढ़ा देंगे तो देख रहे हैं कि उसका बढ़ रहा है कि नहीं, तो ये जो आने वाली किरणें था ये इस तरह से जाती ऐसे निकल कर, जब माध्यम से होके जाती, यहाँ अगर दूसरा माध्यम है हमारा, ये शीशा हो गया, शीशा का ग्लास है, ठीक ना, कांच वाला पतला, ये ऐसे अगर माध्यम वही रहता तो सीधा निकलता, किंतु ये माध्यम चेंज होने की वजह से अभिलंब की ओर क्या होता है, मुड़ जाता है, और जब अभिलंब की ओर मुड़ेगा तो यहाँ आकर और तब फिर क्या होगा, ये ऐसे निकलेगा। अर्थात देखिए, ये हमारा जो दूरी था वह दूरी अब बढ़ के क्या होगा, इतना हो गया। तो जब कभी हम क्या करेंगे, जब कभी हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो ये पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, बढ़ जाता है। ये पार्श्विक विस्थापन क्या हो सकता है, बढ़ जाता है। दूसरा नंबर कि इसका जब चौड़ाई बढ़ाएंगे, जैसे एक एग्जाम्पल के तहत हम लोग समझेंगे नेक्स्ट इसमें पॉइंट में, यहाँ तो क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं होगा तो वीडियो को रोकिए फिर देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट की तरफ चलेंगे, यहाँ पे हम बताने वाले हैं। देखिए, जब हम ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस लाइन को ऐसे खींच रहे हैं, और ये हमारा माध्यम हो गया शीशा, शीशा का ग्लास लिए पतला, जब इस पे प्रकाश की किरणें ऐसे आती है तो क्या होती है, इस पर अभिलंब होता है, ये सीधे नहीं निकल कर, सीधे कब निकल जाता है, जब ये वही माध्यम रहता है, किंतु माध्यम चेंज होने की वजह से ये क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब अभिलंब की ओर मुड़ेगी यहाँ पे तो यहाँ आके और ऐसे निकलेगी, ऐसे। देखिए, तो ये दोनों के बीच जो होता है विस्थापन को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। शुरू में मैंने एंगल बताया था कि आपतन कोण के मान को बढ़ाकर, अभी क्या करेंगे, कांच की चौड़ाई। अब ये जो चौड़ाई था ना, इतना कांच जो इतना लिए थे वो क्या करेंगे, हम इतना बढ़ा देंगे, और तब ये इतना चौड़ाई बढ़ाएंगे तो ऐसे खींचेंगे। अर्थात यहाँ जो आने वाली इस तरह से लाइन है हम लोग का, ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारा अभिलंब हो जाएगा, ये अभिलंब हो जाएगा, और ये जो किरणें आ रही थी हम लोग का, ये जो आने वाली किरणें हैं अपवर्तित किरणें, वह यहाँ पे नहीं आकर जब चौड़ाई बढ़ा दिया जाए तो इस कॉर्नर पे, इस कोना पे आके क्या होगा, यहाँ से मुड़ेगा। अर्थात ये जो इतना दूरी बढ़ा है, ये देख रहे हैं दूरी बढ़ रहा है ना, यहाँ पे ये जो दूरी बढ़ रहा है ये हमारा दूरी क्या हो जाएगा, जो दूरी बढ़ रहा है इतना इतना दूरी बढ़ गया, अर्थात इसके बीच